कक्षा द्वादश के सभी भैया बहनों का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। राष्ट्र का स्वरूप पाठ के अंतर्गत हमने उसके दो तत्वों जिसमें भूमि और उस पर रहने वाला जन, तो इस प्रकरण की व्याख्या समझ ली थी। अब जन प्रकरण की या जन शीर्षक की अंतिम व्याख्या को समझने के पश्चात तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है संस्कृति, अर्थात धरती पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली, उनके रहन सहन का तरीका। अब इससे संबंधित व्याख्याएं हम समझेंगे। तो इस व्याख्या को देखेंगे जो अत्यधिक महत्वपूर्ण व्याख्या है, जिसको आपको करना है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, अर्थात मनुष्यों का प्रवाह नदी की तरह होता है और अनंत होता है, अर्थात इसका कोई अंत नहीं होता है। क्योंकि पीढ़ी तो बदल जाती है, किंतु एक पीढ़ी के पश्चात दूसरी पीढ़ी का आगमन हो जाता है। इसलिए मनुष्यों का प्रवाह नदी की तरह है जो निरंतर आगे बढ़ता है, जिसका कोई अंत नहीं है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, तो हजारों वर्षों से धरती के साथ राष्ट्रीय जन अर्थात किसी भी देश के रहने वाले नागरिक ने तादात्म्य माने संतुलन अर्थात संतुलन स्थापित किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ यानी रश्मियाँ किरणें, तो लेखक कहते हैं कि जब तक सूर्य की किरणें नित्य ही प्रातःकाल भुवन माने संसार को अपने अमृत रूपी प्रकाश से युक्त करती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। अर्थात जब तक सूर्य अपनी किरणें धरती पर निरंतर बिखेरता रहेगा, तब तक उसी प्रकार से तब तक देश में लोगों का जीवन भी अमर रहेगा। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर है। तो हमारा इतिहास साक्षी है कि हमने अनेक बार जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, अर्थात जीवन में अनेक संघर्षों का सामना हमने किया है। तो उन संघर्षों को पार करके उन संघर्षों से सफलता प्राप्त करने के बाद राष्ट्र निवासी अर्थात देश के नागरिक मनुष्य एक नई उत्साह से युक्त होकर आगे बढ़ते हैं और इसी के लिए वो अजर और अमर है। जन का संतत वाही का अर्थ होता है निरंतर बहने वाला, ठीक है, लगातार बहने वाला। तो मनुष्य का संतत वाही अर्थात निरंतर बहने वाला जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। जैसे नदी निरंतर आगे बढ़ती रहती है, कभी रुकती नहीं है, उसी प्रकार से मनुष्य का भी जीवन उसी के समान आगे बढ़ता रहता है, नदी के समान आगे बढ़ता रहता है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो जैसे नदी के अनेक घाट होते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने जीवन में कर्म और परिश्रम के द्वारा उत्थान के अर्थात उत्कर्ष के, उन्नति के अनेक घाटों का निर्माण स्वयं करना होता है। वो कर्म करता है, परिश्रम करता है और अपना और अपने देश का उत्थान करता है, अर्थात अपने देश की उन्नति करता है। और इस प्रकार अनेक घाटों का अर्थात अनेक स्तरों का निर्माण वो अपने देश के लिए करता है, अपने देश का विकास करता है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। अब राष्ट्र का किसी भी देश का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है वहाँ पर रहने वाले लोगों की संस्कृति अर्थात जीवन शैली। संस्कृति का अर्थ जीवन शैली। मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है, अर्थात मनुष्यों ने अपने से पूर्व अनेक प्राचीन युगों से अपनी जिस सभ्यता का निर्माण स्वयं किया है, उसके पूर्वजों ने किया है, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। श्वास प्रश्वास अर्थात उसके आत्मा का जीवन का प्राण है, ठीक है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र। ध्यान देंगे, कबंध मात्र। कबंध कहते हैं बिना सिर के धड़ को, यानी वो शरीर जिसमें सिर ना हो। तो किसी भी देश की कल्पना बिना संस्कृति के नहीं की जा सकती है। और अगर हम किसी भी राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो वह बिना धड़ के शरीर, बिना सिर के शरीर के समान होता है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, क्योंकि मनुष्य की जीवन शैली, उसकी संस्कृति ही मनुष्य का मस्तिष्क है, जो उसे सोचने समझने की शक्ति देता है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा, यानी किसी भी देश की संस्कृति का विकास और उसके अभ्युदय यानी उसकी उन्नति से किसी भी राष्ट्र की वृद्धि संभव है। वृद्धि यानी विकास। किसी भी देश, कोई भी राष्ट्र वृद्धि को प्राप्त करता है अर्थात विकास को प्राप्त करता है। राष्ट्र के समग्र रूप में, यानी राष्ट्र का संपूर्ण रूप भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यानी राष्ट्र के समग्र विकास में
भूमि और उस पर रहने वाले मनुष्य के साथ साथ उसकी संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है, अर्थात उसकी जीवन शैली का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, विरहित शब्द का अर्थ हो गया अलग। अगर धरती से और धरती पर रहने वाले मनुष्य से उसकी संस्कृति को अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, तो उस राष्ट्र का बहुत शीघ्र ही लोप हो जाता है, अर्थात वो देश स्वयं ही समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है, तो जीवन रूपी, विटप कहते हैं वृक्ष, तो जीवन रूपी वृक्ष का फूल उसकी संस्कृति है। जैसे किसी भी पौधे का सौंदर्य उसके पुष्पों से दिखाई देता है, व्यक्त होता है, उसी प्रकार से किसी भी मनुष्य के जीवन का जो महत्वपूर्ण सुंदर अंग है वह है उसकी संस्कृति। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ से ही राष्ट्र जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित होता है। तो किसी भी संस्कृति का सौंदर्य और उसकी सुगंध, अर्थात श्रेष्ठ संस्कृति राष्ट्रीय जन किसी भी देश के नागरिक के जीवन के सौंदर्य और उसके यश को अंतर्निहित रखती है, अर्थात उसका यश और सौंदर्य उसी में के अंदर ही निहित होता है, उसी के अंदर समाहित होता है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति। तो अब संस्कृति क्या है, लेखक बताते हैं कि ज्ञान कर्म यानी ज्ञान के द्वारा जो सीखा है और कर्म के द्वारा, परिश्रम के द्वारा जो कुछ किया है उसका उसी प्रकाश को की वो संज्ञा, मतलब उसी को संस्कृति कहा जाता है। यानी ज्ञान के द्वारा जानकारी हासिल की है और कर्म के द्वारा उसको कार्य रूप में परिणित किया है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया है, तो इसी को ही संस्कृति कहा जाता है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, यानी ज्ञान के द्वारा उसने जो सोचा विचारा है और फिर उसी को कर्म के द्वारा रचा है, उसकी रचना की है, तो दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। उसी से हमारे देश की संस्कृति प्रकट होती है। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। तो जीवन को विकसित करने के जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों को, युक्ति माने साधन, तो जीवन को विकसित करने के जितने भी साधन हैं वही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है, अर्थात वही हमारी संस्कृति होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है। तो हर जाति का व्यक्ति अपनी अपनी जाति की विशेषताओं के आधार पर ही अपनी संस्कृति को निश्चित करता है, तय करता है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। तो उससे ही प्रेरित होकर वो अपनी एक नई संस्कृति का विकास करती है। जो उसकी जाति की विशेषताएं होती हैं उसी से प्रेरित होकर वह अपनी संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं। तो इस प्रकार से जितनी जातियों के लोग देश में रहते हैं वे अपनी अपने मन के भावों के अनुसार, अपनी अपनी रिवाजों के अनुसार पृथक पृथक यानी अलग अलग संस्कृतियों को अपने राष्ट्र में विकसित करते हैं। परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता, सहिष्णुता कहते हैं भाईचारा, ठीक है, और समन्वय माने जानते ही हैं सम्मिलन। तो उन संस्कृतियां भले ही देखने में अलग अलग हों लेकिन सभी संस्कृतियों का मूल आधार आपसी भाईचारा और आपस में मिलजुल कर रहना उसी पर ही निर्भर होता है, क्योंकि हर संस्कृति भाईचारा सिखाती है और आपस में मिलजुल कर रहना सिखाती है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। तो देखिए जंगल में जिस प्रकार से अनेक प्रकार की लताएं होती हैं, वृक्ष होते हैं, वनस्पतियां होती हैं और वे सब अलग अलग होते हैं, लेकिन जब वो विकसित होते हैं, विकास को प्राप्त करते हैं तो अदम्य भाव से, अर्थात बहुत तीव्रता से, अदम्य माने जिसको दबाया नहीं जा सके, जिसको रोका नहीं जा सके, तो इस प्रकार से उठते हुए एक समय ऐसा आता है कि सब मिलकर एक हो जाते हैं। अविरोधी यानी उनकी दूरी, यानी जड़ों में तो उनकी दूरी होती है लेकिन विकास जब उनका होता है तो सभी विकसित होते हैं और सब मिलकर एक हो जाते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। तो उसी प्रकार देश के लोग भी, देश के नागरिक भी अपनी अपनी संस्कृतियों का पालन करते हैं, लेकिन उसके साथ ही वे सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक ही राष्ट्र में रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, तो नदियाँ भी जिस प्रकार से नदियाँ अलग अलग धाराओं में बहती हैं किंतु अंत में सब मिलकर समुद्र में मिल जाती हैं और सब एक हो जाती हैं, क्योंकि जब तक अलग अलग बहती हैं तब तक अलग अलग नाम होते हैं।
और जब समुद्र में मिलती है तो सब एक हो जाती हैं, सबका अपना अलग अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो मिलकर एक हो जाती हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। सबकी उसी प्रकार से राष्ट्रीय जीवन की यानी देश में रहने वाले नागरिकों की अलग अलग संस्कृति होती हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, लेकिन एक ही देश में रहने के कारण वो मिलकर एक हो जाते हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। किसी भी देश का सबसे सुख प्रदान करने वाला यदि कोई रूप है तो वहाँ के नागरिकों का समन्वय युक्त यानी मिलजुल कर जीवन को व्यतीत करना ही उसका सबसे अधिक सुखदायी रूप है। अब इसके आगे की व्याख्याएं हम अगले वीडियो में समझेंगे। ये महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं, इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर संदर्भ प्रसंग और व्याख्या के द्वारा इसको कर लेंगे।